हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोज़गार विद अंकित। और चलिएगा आप आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और मैं हूँ नेहा और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज के जो लेक्चर का रहने वाला टॉपिक है वो है संसद में बजट। हम हल्का सा एक आइडिया लेंगे कि हमारा बजट कैसे पेश होता है और वो कब, बजट का प्रोसीजर क्या रहा है, कि क्या प्रक्रिया रही है, कि कब कब हमारे, आपने सुना होगा कि रेलवे बजट है वो आम बजट से मिला दिया गया था अभी थोड़े टाइम पहले। तो वो कब मिलाया गया, किसकी सिफारिश पे मिलाया गया। तो चलिएगा बिना किसी देरी के करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट और देखते हैं कि देखिए संसद में बजट। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीधे शब्दों में बजट क्या है। बजट होता है कि आप अपने घर से एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि बजट का मतलब यहाँ पे है कि आपका जो पैसे का लेना देना आना जाना, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, इन सब के बारे में जो विवरण होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्राइब होता है, उसे ही कहते हैं बजट। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की ये है कि जो हमारा जो संविधान है उसमें बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं किया हुआ है। तो संविधान में जो बजट के लिए जो जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आता है आर्टिकल 112 में। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि बजट के लिए हमारे संविधान में यूज किया गया है। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट जो हमारे संविधान में है वो किस आर्टिकल में उसका डिस्कशन है, वो है आर्टिकल 112। ये ही इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ें याद करने पे, और उसके बाद में बाकी चीज़ें याद करने पे। ऐसे तो देखिए याद करने के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है, तो कैसे याद करना है आप बार बार में कुछ तो बात होगी जो इतना जोर डालती हूँ कि पहले पुराने सालों के पेपर सॉल्व करिएगा और जो प्रीवियस ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सॉल्व करिएगा। तो इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पहले ज़्यादा याद करना है, किस चीज़ों को पहले समझना है और किन चीज़ों को बाद में, किन चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो अब आपसे आपके लिए क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक हमारे संविधान जो हमारी पार्लियामेंट है उसका चलता है। तो आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखिए जिनको पता है वो लाइव चैट में भी आंसर कर देते, पर आप लाइव चैट के साथ साथ आप कोशिश कीजिएगा क्योंकि कमेंट सेक्शन में आंसर कर सके, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आंसर सब देख लेते हैं। अब आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है 2017 से पहले, ठीक है, 2017 तक भारत में दो बजट होते थे। एक था रेलवे बजट और एक था सामान्य बजट। ये रेलवे बजट जो रेलवे से रिलेटेड, जो भी रेलवे से रिलेटेड काम है वो तो इसमें आता था, और सामान्य बजट आता था इधर, जो मतलब रेलवे से अलावा जो भी रह गया वो सामान्य बजट होता था। तो आपने 2017 से पहले जिन्होंने भी, सबको ही थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आज रेलवे बजट आया, आज सामान्य बजट आया। इस प्रकार से रेलवे बजट घोषित हुआ हमारी संसद में, सामान्य बजट आया संसद में। तो 2017 से अब आप एक ही बजट देखते हो और 2017 में दोनों बजट को एक ही करके मिला दिया। और ये किसकी सिफारिश थी? विवेक देबरॉय कमेटी। तो देखिए अब सीधे दो क्वेश्चन बनेंगे कि जो 2017 में बजट को किसकी सिफारिश पे मिलाया था। तो आंसर विवेक देबरॉय कमेटी। और ये विवेक देबरॉय कमेटी किससे संबंधित है? ये संबंधित है रेलवे से। ये किससे संबंधित है? बोलिए मेरे साथ में, रेलवे से। और देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करने, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और इंपॉर्टेंट है ये विवेक देबरॉय कमेटी, क्योंकि इसने बहुत सारी सिफारिशें दी थी जिसकी सिफारिशों पे अभी भी सरकार काम करने में लगी हुई है कि रेलवे में निजीकरण होना चाहिए, रेलवे में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। निजीकरण का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेट लोगों को एंट्री मिलनी चाहिए वहाँ पे, और रेलवे में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि जो एक जगह पावर है, जो एक जगह शक्तियां हैं वो नीचे वाले लोगों में भी बांटी जानी चाहिए, उन्हें भी कुछ पावर मिलनी चाहिए। और आप प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल आप बता सकते हैं, आप करंट अफेयर अच्छे से फॉलो करते हैं तो बताइएगा कि कौन सी ट्रेन है जो भारत में, जो प्राइवेट ट्रेन अभी चली थी थोड़े टाइम पहले ही। अगर जिनको पता है तो कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। और आंसर आप कोशिश कीजिएगा कि एकदम सही आंसर बताए, क्योंकि और भी कोई आपका आंसर देख के सीख रहा है तो उसे सही सीखना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा और एक और फैक्ट देख लेते हैं कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश भारत में 1860 में बजट का प्रावधान आया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बजट का प्रावधान कब आया था? 1860 में। तो 1924 में क्या हुआ था?
उससे पहले क्या होता था कि रेलवे बजट और आम बजट एक ही होता था। बट 1924 में एकवर्थ कमेटी की जो रिपोर्ट थी, एकवर्थ कमेटी की जो सिफारिश थी, उसने सिफारिश दी कि रेलवे बजट को और आम बजट को अलग अलग कर दिया जाए। तो इसीलिए 1924 से 2017 तक, मतलब कि 90 वर्ष से ज़्यादा का टाइम हो गया, इस टाइम में रेलवे बजट और सामान्य बजट अलग अलग थे, बट 2017 से दोनों को एक कर दिया गया। तो अब आ गया होगा आपको ये समझ। फिर भी आपको जो समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और देखिए एक क्या है कि ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बजट को ना हर वित्त वर्ष में दोनों सदनों में जो कौन पेश करवाते हैं, राष्ट्रपति जी पेश करवाते हैं। ऐसे वाले जो पेश करवाना, इन सब वाले चीज़ों में ना ज़्यादातर पावर, जो ज़्यादा मतलब नाम आता है वो राष्ट्रपति जी का ही आता है। और जब हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविक शक्तियाँ किसके पास में होती हैं और नाम मात्र की शक्तियाँ किसके पास में होती हैं। ये सब हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि अब हमने बजट देख लिया, ठीक है। अभी हमने कल वाले वीडियो में, कल या परसों वाली वीडियो में भी देखा था, एक दो वीडियो पहले, कि फंड्स, ठीक है, निधियां, मतलब कि किस किस प्रकार की हमारे संविधान में फंड्स के बारे में जिक्र किया गया है। कि जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि आप घर पे फंड रखते हो कि ये वाला पैसा है कि किसी को देने के लिए है, ये वाला पैसा घर खर्च के लिए है, ये वाला पैसा अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, आकस्मिक जो घटना हो जाती है तो ये उसके लिए है। उसी प्रकार से हमारे संविधान में भी 3 प्रकार की निधियों का जिक्र है। एक है भारत की संचित निधि, जिसे कहा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आता है आर्टिकल 226 में, जो जिक्र करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, वो इसी के अंदर बात होती है। और इसमें क्या होता है, राजकोष विधेयकों और, ठीक है, ऋण वगैरह, इन सब से जो केंद्र सरकार के रिलेटेड जो भी धनराशि टैक्स वगैरह से आती है वो इसमें आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और जो कि है आर्टिकल 226 में। तो देखिए ये याद करने के लिए है इंपॉर्टेंट कि ये आर्टिकल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि किस आर्टिकल में आता है, ये वाला निधि किस आर्टिकल में आती है और ये वाली निधि किस आर्टिकल में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले यही चीजें आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी फिर धीरे धीरे तब डिटेल में बढ़िएगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं कि भारत का लोक लेखा, जिसे कहा जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो भी आता है, जो कि आता है आर्टिकल 266 में। और जो ये यहाँ पे 266 ही बोला है मैंने, शायद से यहाँ और कुछ बोल दिया है, तो आप देखिए 266 है ये भारत का लोक लेखा, आर्टिकल 266 में। ये किस बारे में बात करता है, ये सभी अन्य सार्वजनिक धन जो कि इसमें नहीं आया है, ठीक है, जो इस वाले आर्टिकल में नहीं आया है, वो सारा सार्वजनिक धन वो इसमें आता है। उसका मैं आपको एग्जांपल बता दूं। ये बात करता है कि भविष्य निधि में जमा, न्यायिक जमा, बचत, बैंक जमा, विभागीय जमा, ठीक है, जो भी आते हैं, ये ज्यादातर बैंकिंग ट्रांजिशन से रिलेटेड होता है, मतलब कि भुगतान मुख्यतः इसमें बैंक वाले जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बैंक से रिलेटेड हो गया, विभागीय जमा, मतलब कि आप जो जमा करी हुई राशि है बैंकों में सरकार वगैरह की, वो इसमें आती है। भारत का लोक लेखा, आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, भारत की आकस्मिकता निधि, ये आती है आर्टिकल 267 में, जिसे कहा जाता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये किस बारे में बात करती है कि अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जैसे कि कहीं पे बहुत बाढ़ आ गई, कहीं पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए, मतलब कि जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया था, उसके लिए जो पैसा निकलेगा वो इसी वाले फंड से निकलेगा। इसकी निगरानी ये किसके अधिकार में रहती है, ये रहता है राष्ट्रपति जी के अधिकार में। और वो अपनी अनुमति दे सकते हैं संसद को कि आइए आप इसमें से पैसा निकालिएगा, और उस पैसे को जो भी ये अचानक से हमारे सामने जो आकस्मिक घटना, आकस्मिक जो चीज़ आ चुकी है, इस पे इसे डील करिएगा, इस सिचुएशन को। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की आकस्मिकता निधि किसके अंडर आती है, इसके जो किसके अधिकार क्षेत्र में रहती है। तो क्योंकि ये इसलिए आ सकता है, अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे फंड्स हैं, पीएम केयर फंड ये वगैरह आए हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, गवर्नर या पार्लियामेंट। तो आपको आंसर पता ही है कि भारत की आकस्मिकता निधि किसके अंदर आती है, राष्ट्रपति जी के अंदर। तो अब आपका ये हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब देखिए आपने ये शब्द देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो आप कहीं पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में या करंट अफेयर में कहीं पे सुन सकते हैं। प्रत्यायोजित विधान, जिसे कहा जाएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और कार्यपालिका विधान एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, और अधीनस्थ विधान सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे आप डेलीगेटेड, ये आर की जगह पे डी आ जाएगा, ठीक है,
आर की जगह पे यहाँ पे आप डी लिख लीजिएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इनका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें एक ही है। मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारे यहाँ पे ना कोई कानून बनता है तो हम अभी देखिए ये पढ़ चुके हैं, ये वाले हम पढ़ चुके हैं, पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंग में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जब कोई हमारे यहाँ पे कानून बनता है तो वो काम करती है विधायिका। विधायिका से आप समझ सकते हो कि संसद केंद्र के बारे में अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि संसद कानून बनाने का काम करती है। पर देखिए जब कानून होता है तो मतलब उसको कानून को बनाने के लिए पढ़े लिखे थोड़े विशेषज्ञों की जरूरत होती है। तो जो एमपीज होते हैं, मतलब मैं सारों की बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ को बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती है कि लोग देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हर कोई जाके इलेक्शन लड़ सकता है। बट आप सोचिए कि कोई महिलाओं से रिलेटेड कानून बनाना है तो क्या होता है कि संसद हमें खाका तैयार, मतलब कि संसद जो एक खाका तैयार करेगी कि ये इस प्रकार से कुछ महिलाओं के लिए कानून बनाना है और उसमें महिलाओं के लिए ये प्रावधान रखने की आपको कोशिश करनी है। बट जो उसका डिटेल में जो कानून उस पर बनाता है वो बनाते हैं हमारे मंत्री परिषद, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसको बनाते हैं। तो इसको खाका तो बना देगी हमारी संसद, और ये फिर इनको इनके पास में भेजती है कि जो कार्यकारी है, कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, कि आप इन पे इसको डिटेल कानून बनाइएगा और इसका देखिएगा कि ये संवैधानिक है कि नहीं, अच्छे से इसको पढ़िएगा, ये सब ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई भी रहती हैं। तो खाका तो तैयार करके दिया संसद ने, और उस पर उसका जो डिटेल वर्क करके दिया है उसमें कि क्या क्या होना चाहिए वो हमारा करके गया कैबिनेट और सेक्रेटरी और ये मिनिस्टर्स ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ठीक है। तो इस प्रकार से बट वो पास होगा संसद में। तो जो कानून बनाने की शक्ति है वो इसीलिए आती है विधायिका के अंदर। तो इसी प्रकार जब ये ऐसे सौंप दिया जाता है कि जो संसद है खाका तैयार करके कार्यकारी को कह देगी कि आप इस पर डिटेल कानून बनाइएगा, तो इस प्रकार के जो कानून विधान को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, क्योंकि एग्जीक्यूटिव आ गया कार्यपालिका, और अधीनस्थ हो गया क्योंकि उन्होंने उनके अधीन जाके वो करवाया है काम, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। आपको आ गया होगा ये समझ। और मैं आपको थोड़ा शक्तियां बता दूं, मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा शक्तियों के बारे में बताऊंगी कि राज्यसभा और लोकसभा के पास में थोड़ी क्या क्या शक्तियां हैं। वैसे तो मैं आपको ये बता भी चुकी हूँ, बट ये एक साथ यहाँ पे लिख के थोड़ा बता देती हूँ कि धन विधेयक जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, और ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि क्या होता है कि और राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर वो धन विधेयक पास करना होता है। अगर वो पास नहीं करती है 14 दिनों के अंदर तो लोकसभा उसे स्वतः ही पास करा हुआ समझ लेती है। और अगर कोई राज्यसभा सिफारिश भी देती है लोकसभा को कि धन विधेयक के मामले में, तो लोकसभा की मर्जी है माने या ना माने। और इस धन विधेयक के मामले में कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं बात करता है धन विधेयक के मामले में। और एक और मैं आपको बता दूं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की जो संकल्प है, जो रिजोल्यूशन है, ठीक है, समाप्त करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो लोकसभा में ही पारित हो सकता है। और ये मैं आपको हल्का सा बता चुकी हूँ, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में कि जो इमरजेंसी लागू करी जाती है राष्ट्रीय लेवल पे, उसमें लोकसभा राज्यसभा की दोनों की परमिशन चाहिए होती है। ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में जो मेजॉरिटी थी, टाइप्स ऑफ बहुमत था, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था। और अब राज्यसभा की पावर देख लेते हैं। राज्यसभा के पास में कहाँ पे एक पावर है कि राज्यसभा जो संसद में जो राज्य सूची है वो आती है आर्टिकल 249 में, संसद को राज्य सूची में, ठीक है, स्टेट लिस्ट जो 3 हम पढ़ चुके हैं, राज्य केंद्र समवर्ती, उनमें से जो राज्य है उस पे संसद को कानून बनाने की परमिशन दे सकती है। और वो कौन दे सकती है? वो राज्यसभा दे सकती है। किस आर्टिकल के अधीन? आर्टिकल 249 के तहत। और एक और क्या पावर है राज्यसभा के पास में कि वो संसद को ना अधिकृत कर सकती है कि आप नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाइएगा, और वो आती हैं आर्टिकल 312 के अंदर, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 312 के अंदर अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं, और देखिए यूपीएसआई के सिलेबस में ये भी है लिखा हुआ कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज, किस में आती है? आर्टिकल 312 में। संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने की परमिशन कौन देता है, कौन उसे ऑथराइज करता है? तो आंसर होगा राज्यसभा। ऑप्शंस हो सकते हैं आपके में, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, और आपके सिलेबस में है तो जो शब्द सिलेबस में है तो उससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। और ये अखिल भारतीय सेवाओं पर मैं आपको इसमें एक
पूरा चैप्टर बता दूंगी, एक लेक्चर ले आऊंगी जिसमें कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होते हैं, तो ये क्या क्या है हल्का सा इसमें मैं आपको इसको डिटेल दूंगी, और इनके संविधान में क्या क्या इनके लिए आर्टिकल है, क्या क्या प्रावधान है, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे संविधान में ना कुछ विशेषाधिकार दिए हैं। आपने सुना भी होगा कि हमारे जो एमपीज होते हैं, जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो वो देखिए संसद में कुछ भी बोल सकते हैं, और उनको उनके ऊपर बोलने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करी जाती है। क्यों नहीं करी जाती है? ताकि वो अपने फ्री मन से, ठीक है, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की भावना का वो प्रयोग कर सकें, इसलिए उनके पास वो जो संसद में कुछ भी कहते हैं। आपने बहुत कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि किसी एमपी के खिलाफ संसद में बोले जाने पे कार्यवाही करी जाती है। जब बहुत ही सिचुएशन वर्स हो जाती है, जब कुछ ही वो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल लेते हैं, तो पार्लियामेंट का एक नियम है, ठीक है, जिसे कहा जाता है कंडक्ट रूल्स पार्लियामेंट के, ठीक है, कि वो कैसे वहाँ पे पार्लियामेंट में बोलना करना है, किन किन शब्दों का पार्लियामेंट में इस्तेमाल वर्जित है। जैसे कि कुछ शब्द हैं, ठीक है, अभी मेरे को एक शब्द आ रहा है यार कि आप पार्लियामेंट में जैसे पप्पू हो गया, इस टाइप के शब्दों का पार्लियामेंट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो आपने भी देखा होगा कि इस टाइप के शब्द पार्लियामेंट में अंदर संसद में जब कुछ कार्यवाही चल रही होती है, तो इस टाइप के शब्द संसद में नहीं बोले जा सकते हैं। बाकी एक दूसरे की पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में वो अपना बोलने के लिए एकदम फ्री रहते हैं हमारे एमपी। और उनको और क्या विशेषाधिकार मिलता है, मैं आपको विशेषाधिकार एक बता दूं कि उन्हें एक संसद की कार्यवाही के दौरान और कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व या बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि संसद की कार्यवाही से पहले और या दौरान या बंद होने से पूर्व या उनके बंद होने के बाद में 40 दिन तक जो एमपीज हैं उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जब पुलिस से रिलेटेड एग्जाम, ठीक है, पुलिस से रिलेटेड अब प्रशासन ये वाले रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ऐसी चीज़ों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो और ये अधिकार किस मामले में मिलता है? ये अधिकार सिर्फ नागरिक जो मामले हैं, जो सिविल मुकदमे हैं, उन्हीं में मिला गया है। अगर कोई आपराधिक काम कर देता है, अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर देता है, तो उस वाले मामले में ये जो 40 दिन की मैंने आपको इम्यूनिटी बताई है, विशेषाधिकार बताया है, ये नहीं मिलता है। और अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो आर्टिकल 22 में हमने पढ़ी थी, प्रतिबंधात्मक निषेध, इस वाले मामले में भी ये वाला जो 40 दिन वाला अधिकार अभी मैंने आपको बताया विशेषाधिकार, वो भी नहीं मिलता है। वो सिर्फ अधिकार मिलता है आपको सिविल मुकदमों में, ठीक है, नागरिक मामलों में। तो ये आपको नागरिक मामले और आपराधिक मामले समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे उनके पास में विशेषाधिकार है। और देखिए प्रतिबंधात्मक निषेध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि आता है आर्टिकल 22 में, उसके बारे में मैं हल्का सा आपको बता दूं कि उसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति पे या किसी पे भी ये शक होता है कि हमारे देश के लिए, लोगों के लिए कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो उसे पहले ही बंदी बना लिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है प्रतिबंधात्मक निषेध, जो कि आता है संविधान के आर्टिकल 22 में। देखिए इतनी बार चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आपको तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में ही याद हो जानी चाहिए। और अब चलिएगा, मैं आपको अब थोड़ा सा आने वाले लेक्चर में क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए अब तक हम संविधान, ये जो क्या है, संसद है, पार्लियामेंट है, तो इसमें हम एक तो लेक्चर 17 देख चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा है विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशियरी। और अगला लेक्चर हम जिसमें कि राज्यसभा के बारे में हमने देखा था, उससे अगले लेक्चर में हमने लोकसभा के बारे में देखा था, और उससे अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो कि 20वां लेक्चर था, जिसमें आम सभा के बारे में, पहले आम चुनाव और 17वीं लोकसभा के बारे में देखा। 21वें लेक्चर में हमने बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और अविश्वास प्रस्ताव देखा था। और 22वें लेक्चर में हमने दोहरी सदस्यता और दल बदल विरोधी कानून के बारे में देखा था। और 23वें सत्र में हमने देखा था सरकारी बिल, गैर सरकारी बिल, ठीक है, ये सब देखा था। और 24वें में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत के प्रकार और संवैधानिक संशोधन की क्या कैसे किस किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। और आज की जो 25वीं वीडियो होने वाली है, और उसके बाद में एक और वीडियो इसी के अंदर आएगी कि हमारी पार्लियामेंट कैसे बनी हुई है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसका ढांचा है, वो जो उसकी आर्किटेक्चर है, वो किसने बनाया है, कहाँ से लिया गया है, हमारे जो भारत में किन किन जो हमारी आर्किटेक्चर्स हैं, थोड़ा किस किस का उस पर प्रभाव रहा है, कोई मंदिर है, आप एक मंदिर है, उनके बारे में। और ये देखिए इससे जो मैं आपको कल लेक्चर पढ़ाने वाली हूँ, उससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना इसीलिए है क्योंकि अभी थोड़ा सा बहस चल रही है और कोशिश करी जा रही है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बने या बने, तो उस पर पूछे जाने की क्वेश्चंस है। और उसमें एक और मैं आपको चीज़ लाने वाली हूँ कल वाले लेक्चर्स में कि भारत की पहली ट्राइबल महिला
सॉरी, भारत की पहली महिला स्पीकर कौन थी, भारत के पहले ट्राइबल स्पीकर कौन थे, आदिवासी स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब मैं आपको कल वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा पढ़ाने वाली हूँ। और उसके बाद में, ठीक है, आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा। उन 2-3 दिन आपके लिए कोई लेक्चर नहीं आएगा, तो उन 2-3 दिन आपको क्या करना है, ये वाले यहाँ से 17 लेक्चर से लेके बाकी ये 24 और 2 लेक्चर और आ जाएंगे 25-26, ये लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। फिर इनका होगा आपका टेस्ट। वो टेस्ट, मैं आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि वो टेस्ट मैं वीडियो की फॉर्म में लूँ, तो मैं वीडियो की फॉर्म में लूँगी। अगर आपको टेलीग्राम पे देना है तो वो मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।